हाय फ्रेंड्स। तो आज आप सबके लिए आज आपके यूट्यूब चैनल में एनसीईआरटी सार लाया हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। ये एनसीईआरटी सार आपको इकोनॉमिक्स ऑनर से आप बीए, एमए या आप टेट के एग्ज़ाम है ना, या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, या फिर आप यूपीएससी या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम उसमें आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बता दें, आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो हम लोग भी देखे थे पिछले वाले क्लास में कि आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, इसमें आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत बताया जा रहा है कि 5 आर्थिक क्रियाएं हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और लोक राजस्व। ठीक है, तो हम लोग देख पाए कि आपका आर्थिक क्रियाएं कितने हैं, जो आपका 5 है। ठीक है, चलिए 5 है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इनका थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। उत्पादन किसे कहेंगे, उपभोग किसे कहेंगे, विनिमय के अंतर्गत क्या होगा, वितरण के अंतर्गत क्या होगा, लोक राजस्व के अंतर्गत क्या होगा। तो देखिए, उत्पादन वाला पार्ट क्या कहता है, यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है। ठीक है, यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। ठीक है, वस्तु की उपयोगिता और वस्तु के महत्व में क्या होता है, वृद्धि किया जाता है। और उत्पादन में श्रम, ठीक है, उत्पादन में श्रम, पूंजी और तकनीकी आदि का व्यापक महत्व होता है। अतः यह विषय भी अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है ना, शामिल किया जाता है। अब देखिए कि पारस्परिक पारिभाषिक रूप में अब इनको परिभाषित किया गया है ना। अब देखिए क्या कहता है कि रूप में अगर देखा जाए, हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा के आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है, उसे या उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, उसे उत्पादन कहा जाता है। जैसे आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन है। समझ गए, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए, है ना, ये वाला पॉइंट कह रहा है कि आगत को निर्गत में बदलना ही उत्पादन है। कहने का मतलब आप अगर दूसरे यहाँ से आप खरीद कर उपभोग कर रहे हैं, कहीं से मंगा रहे हैं, है ना, दूसरे देश से मंगा रहे हैं, समझ गए, तो आपका आगत हो गया। समझ गए, और उन्हीं की जगह में जब जिस वस्तु का या सेवा का हम खरीद रहे हैं और उनका उपभोग कर रहे हैं, उसी की जगह में हम जब इधर से रिटर्न बेचने लगेंगे, है ना, विक्रय करने लगेंगे, देने लगेंगे, वही निर्गत होगा और उसी स्थिति को हम कहेंगे उत्पादन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उपभोग, उपभोग है कि उत्पादन का उपयोग उपभोग कहलाता है। ठीक है, जो भी आपका वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ है ना, वस्तु का, तो उसको उपभोग करने से, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। चलिए ठीक है, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। समझ गए, उनका बात कर रहा है कि उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों को मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से उपभोग समझ गए। उसी तरह से निवेश है। निवेश मतलब साफ है कि निवेश वह आर्थिक क्रिया जिसमें उत्पादन का विस्तार किया जाता है ताकि अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब है उत्पादन का विस्तार कैसे किया जा सकता है, इन्वेस्ट करके, निवेश करके, है ना, उसमें पूंजी लगाकर, वही आपका निवेश होता है। विनिमय बताया जा रहा है, तो विनिमय का अर्थ में बताया जा रहा है कि आदान प्रदान का क्रिया किया जाता है, लेन देन का कार्य किया जाता है, उसे विनिमय कहता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यह क्रिया धनराशि या मूल्य द्वारा किया जाता है ना। बहुत पहले आपका हुआ करता था वस्तु विनिमय। ठीक है, अब अभी के समय में आपका जो धनराशि है, रुपया पैसा जो मूल्य है, उनके द्वारा विनिमय आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, उत्पादन मूल्य भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि जिसका अर्थ बाजार की अलग अलग, है ना, परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद का मूल्य निर्धारण करता है। जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एक अधिकार आदि। ठीक है, इसका अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ठीक है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एक अधिकार आएगा। अब इसमें देखिए, विनिमय के दो भागों में बांटा जाता है, एक वाणिज्यिक विनिमय और एक व्यापारिक विनिमय।
समझ गए। अब देखिए पांचवा हम लोग जो पॉइंट देखने वाले हैं, वितरण। वितरण में क्या है कि किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा, समझ गए, किसी राष्ट्र देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने का तंत्र ही वितरण प्रणाली है। समझ गए। मतलब जो उपभोग है, उपभोगकर्ता जो उपभोग है ना, उपभोक्ता है या प्रत्येक नागरिक के बीच, समझ गए, किसी निर्मित वस्तु या सेवा को पहुंचाने का क्रिया ही आपका क्या कहलाता है, वितरण प्रणाली। इस तरह से आपका वितरण प्रणाली वह है, कह रहा है कि वितरण प्रणाली वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि देश में उत्पादन किया जाता है, उसका देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम, उनका बाद आपका क्या है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का वितरण वेतन, पूंजी तथा लाभ के रूप में कैसे किया जाए। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देखें। आप देखिए आगे में क्या है कि वितरण वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से है, और जैसे जमीन, श्रमिक, है ना, श्रमिक, पूंजी तथा उपक्रम आदि, इसे साधन मूल्यांकन भी कहा जाता है। जैसे जमीन का मूल्य अर्थात किराया, श्रम का मूल्य अर्थात मजदूरी, पूंजी का मूल्य अर्थात ब्याज तथा उपक्रमी या उद्यम का मूल्य अर्थात लाभ। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलता है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अर्थशास्त्र की शाखाएं। ठीक है, अभी तक तो हम लोग का अर्थव्यवस्था का पूरा पार्ट देख रहे थे, है ना, कि अर्थव्यवस्था का कितने क्रियाएं हैं, कितने भागों में विवरण किया गया है, तो उनका 5 देखे। उसी तरह से अब अर्थशास्त्र के बताया जा रहा है कि शाखाएं को देखते हैं। तो अर्थशास्त्र की जब बात आता है तो इनका मुख्य रूप से 2 है, एक व्यष्टि, एक समष्टि। समझ गए, व्यष्टि और समष्टि। अब देखिए एक व्यष्टि किसे कहते हैं, तो कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसका? आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ थे। ठीक है, इनका कौन आपका अर्थशास्त्री थे? एडम स्मिथ थे। व्यक्तियों के छोटे समूह को आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे इसमें आपका प्रोफेसर बोल्डिंग भी कहते हैं कि विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत मजदूरी, ठीक है, व्यक्तिगत आय, उनके बाद व्यक्तिगत उद्यमों और उनके बाद तथा विशेष वस्तुओं का व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन आदि व्यक्ति अर्थशास्त्र में शामिल किया जा सकता है। समझ गए। तो अब मेरे ख्याल से लगता है कि व्यक्ति अर्थशास्त्र आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ गए होंगे। स्पष्ट रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग और आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है। ठीक है, अब देखिए आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, है ना, इसका 3 सिद्धांत है। ठीक है, बताया जा रहा है कि वस्तु मूल्य इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि आपका वस्तु मूल्य, जिसको निर्धारण सिद्धांत भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। उसी तरह से आपका साधारण कीमत है ना, निर्धारण सिद्धांत है, आपका वितरण सिद्धांत है, आप लास्ट में जो है आर्थिक कल्याण सिद्धांत। अब इसको भी आप पाठ से बोला गया है कि वस्तु मूल्य या कीमत सिद्धांत को बांटा गया है, और कहा ये बोला गया इसमें कि मांग का नियम, ठीक है, और उनका पाठ है उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। चलिए ठीक है, अब साधन कीमत में बात किया गया है, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ को लिया गया है। ठीक है, जो आपका वितरण सिद्धांत के कार्य करेंगे। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए तो हम आप लोग अब आगे चलते हैं। वितरण ये सब देख लिए, है ना, व्यष्टि हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलेंगे समष्टि की ओर। चलिए ठीक है,
तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि हम लोग देख चुके हैं कि आपका सूक्ष्म दृष्टि है, आपका व्यक्तिगत संबंध में बात किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो आपको है ना, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति क्या हुआ, ग्रीक शब्द से हुआ है, मैक्रोस से, ठीक है, से हुई, जिसका अर्थ वृहद या बड़ा होता है। समष्टि या मतलब होता है बड़ा, ठीक है। इसका व्यापक अर्थशास्त्र का सरोकार अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। यह अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि से अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो हमारे समष्टि के अंतर्गत मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी जैसे आपका व्यापक मुद्दों को लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आप कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता, ठीक है, तथा अन्योन्याश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्षणों का निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति के प्रयास का अध्ययन भी शामिल है। समष्टि अर्थशास्त्र आपका अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। समझ गए। अब आप लोग को याद करने एग्जाम का दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है कि MH स्पेंसर, ठीक है, ने के अनुसार कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का स्तंभ संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े है ना, यानी कि व्यापक क्षेत्रों को से है, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है, ठीक है, जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, सकल घरेलू उत्पाद, इन सब बातों को समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लाया जाता है। अब देखते हैं आगे कि अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि ये अपनी पुस्तक में, किन्स जो है अपनी पुस्तक में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, इंटरेस्ट एंड मनी, जो सन 1930 में इनमें विज्ञापित किया था, 10 में वैश्विक मंदी के समाधान का सुझाव दिया था, ठीक है। इसमें क्या है कि वैश्विक जो मंदी होने के कारण इस बुक में इन्होंने आपका समाधान सुझाया था और कहा कि मंदी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था में छिपा है, ठीक है। और इस तरह से कहता है कि अर्थव्यवस्था में ही छिपा हुआ है कि मंदी क्यों है, उससे कैसे उभरा जाए, है ना, उठा जाए, निकला जाए। तो इस तरह से हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र देखें। अब आप लोग को बता दें कि समष्टि और व्यष्टि हम लोग देखें, उनके बाद बताया जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बोल रहा है विशेष सामग्री के अनुसार अंतर देखा जाए तो आपका व्यष्टि में आपका व्यक्तिगत इकाइयों का बात किया जाता है और समष्टि में उसी तरह से आपका पूरी अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बात किया जाता है। अब देखिए तेजी और मंदी। तेजी और मंदी क्या कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, उद्योग, ठीक है, या व्यापारिक इकाई में तेजी और मंदी की विवेचना होता है। समझ गए। कहने का मतलब है आपका फर्म, उद्योग और व्यापारिक इकाई का क्षेत्र में। अब देखिए समष्टि में जो है तेजी मंदी की बात होता है तो बोल रहा है संपूर्ण आर्थिक मंदी तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। इसमें आपका फर्म, उद्योग विशेष पे होता है व्यष्टि में और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र में होता है, ठीक है। सहायता की बात किया जाता है कि उपभोक्ता या फर्म को सर्वोच्च दशा तक पहुंचाने में आपको क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हेल्प करता है। उसी तरह से आपका बताया जा रहा है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोच्च बिंदु तथा पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सहायता पहुंचाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात किया गया है। अब इसमें सीमा की बात किया जाता है कि सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित है कौन, आपका व्यष्टि। और इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था सम्मिलित समस्याओं के विश्लेषण पर
अधिक व्यापक हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। उसी तरह से आप देखिए समस्याओं का स्तर देखा जाए तो एकमात्र व्यष्टि है जो एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, आप समष्टि की बात किया जाए तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं के बारे में समझता है और समाधान प्रस्तुत करता है। उसी तरह से आप उपयोगिता की बात किया जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए बात किया करता है ना। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता की बात करता है। महत्व की बात की जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल सिद्धांतों की सत्यता को मापदंड प्राप्त करने की महत्वपूर्ण होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र संरचना में बताया जा रहा है कि निहित भ्रम को दूर करने में महत्वपूर्ण होता है। समझ गए, संरचना में निहित है ना भ्रम को दूर करने में महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाती है समष्टि। उसी तरह विश्लेषण में देखा जाए तो क्या है, तो विश्लेषण में है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है। कौन सा? कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र जो है लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। समझ गए। चलिए, इसमें क्या है कि लक्ष्य आय को टारगेट करता है। उसके बाद निर्देशन की बात किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि की ओर निर्देश देता है। समझ गए। उसी तरह से आपका समष्टि अर्थशास्त्र जो है समान कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर निर्देश देता है। अब देखते हैं हम लोग समस्या और नीति। समस्या और नीति के लिए आपका व्यष्टि और समष्टि में फर्क क्या है, अंतर क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन कर नीति की व्याख्या करने में सहयोग प्रदान करता है। समझ गए। और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण करता है और उसे निराकरण करने के लिए विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में क्या है, वो सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग अंतर देख पाए और इस तरह से हम लोग का सार जो क्लास है समाप्त होती है आज के, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट पर लिखिए। ठीक है, और इनको अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर आप कीजिए और उन्हें भी लाभ पहुंचाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।